हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग आज जनरल स्टडीज़ पेपर मेंस का जो हुआ था, पेपर 2, पॉलिटी, आई आर एंड गवर्नेंस, इसको एनालाइज करते हैं। जैसा कि पेपर 1 में मैंने एनालाइज करा था, मैं बात उतनी ही करूँगा जितनी आपका अभी तक फाउंडेशन कोर्स जब से स्टार्ट हुआ है मेरे साथ, जितनी आप में नॉलेज है, या थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी तक बचपन से लेकर आपने जहाँ तक सुनी है थोड़ा बहुत, तो उतनी ही बात हम लोग करेंगे इसके अंदर। लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको अच्छे से देता हूँ इसका। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पर एक इंसाइट्स बताऊंगा, एग्जामिनर का एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रेगुलर सोर्सेज से क्वेश्चंस कवर हो सकते थे या फिर हमें एक स्टेप बियॉन्ड जाने की ज़रूरत थी। इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मॉडर्न लॉ की, जो आज के आप क्या कह सकते हो, जो कानून है कंटेम्प्रेरी टाइम्स के जो बने, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये वर्ड ध्यान से देखना, की वर्ड इस क्वेश्चन का जिसको एड्रेस करना है। और बीच में ला दिया एक बॉम्ब गिरा दिया इस क्वेश्चन में बाय सुप्रीम कोर्ट। और इसमें नंबर उसको नहीं मिलेंगे जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर बात को एड्रेस कर देगा। हमें रेलेवेंट केस लॉ से इसको डिस्कस करना है। देखो है क्या इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए इस वाले पार्ट के लिए मानता हूं कि थोड़ी सी नॉलेज चाहिए थी। लेकिन एक साल के जो करंट अफेयर्स होते हैं, आपको उसमें से गारंटीड 7 to 9 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विजन की मेंस 365 के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस देखने को मिलता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में। यानी कि सेकंड पार्ट की हमें दिक्कत नहीं है। अगर हम सीरियस एस्पिरेंट है फिल्म्स के बाद, अगर हम मेंस 365 को एक बार अच्छे से कर लें तो हमें ये चीज़ तो पता लग जाएगी। या फिर स्टैटिक में भी अगर गवर्नेंस जब मैं करवाऊंगा तो उसमें भी हमारे पास 5 से 7 8 एग्जाम्पल्स हमारे पास मिल जाएंगे, तो हमें इसकी दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन को ये समझना है। जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको वो बात पता है, बस शायद से हो सकता है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप कंफ्यूज तरीके से आपका दिमाग इंटरप्रेट करें। ये क्या बोल रहा है कि जो आज के समय में जो आधुनिक कानून है ना, उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, वातावरण की समस्याओं को, जो जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कुछ भी आते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करने लगा है। देखो सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही नहीं होता, पहली बात तो है लॉ बनाना, लॉ में इंटरफेयर करना। लेकिन जैसा कि मैं अपनी फाउंडेशन कोर्स में मैंने एक बात बोलता रहता हूँ, याद है वो यमुना वाली बात, यमुना वाली बात नहीं सॉरी, दिल्ली में एक नाला था, लोगों को दिक्कत थी, उसको साफ करने के लिए द हिंदू में वो फोटो पब्लिश हुई थी, एक बारी मैंने बताया था। और लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक हथियार दे रखा है लोगों को कि आओ हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट कहता है बर्डन लेने के लिए तैयार है। क्योंकि पार्लियामेंट जो है प्लस जो एग्जीक्यूटिव है ये बहरे हैं, आपकी बात लेट सुनेंगे। हमें बताओ अगर कानूनी कोई मदद चाहिए तो ऐसा भी माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो बैलेंस ऑफ पावर का जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रीच कर रहा है। लेकिन यहां पर हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, एक बस कंटेक्स्ट जानना है कि हां मॉडर्न लॉ में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडर्न कानूनों में इंटरफेरेंस दिखाई है, स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में, कि सुप्रीम कोर्ट कहता है ग्रीन क्रैकर्स लाओ दिवाली पर। सुप्रीम कोर्ट कहता है 10 साल से पुरानी जो डीजल पेट्रोल गाड़ियां होंगी दिल्ली के अंदर बैन हो जाएंगी, स्क्रैप हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बड़ी सारी मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं जो कार्बन बहुत ज्यादा एमिट करते हैं, इन पे किसी ना किसी प्रकार का फाइन और पेनल्टी लगाओ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है कि कुछ कुछ जो रिवर्स हैं, कुछ कुछ जो नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जल्दी साफ होना चाहिए, लाइक एमसीडी अथॉरिटीज के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ही कहता है जब कि हमें वातावरण को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो रेड सेंटर्स की लकड़ियों पे बैन लगा दो।
तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो भी है, पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, फ्लोरा फौना का कोई इशू है, किसी एनिमल को लेकर कोई अगर तस्करी हो रही है, अगर उसके किसी बॉडी पार्ट की या कुछ भी करके, तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सुप्रीम कोर्ट जो देखने लगा है, इसकी वजह से है क्या, आपको यहां पर एक वर्ड यूज करना था कि केसेस का फास्ट डिस्पोजल होने लगा है और हमारा एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होने लगा है कम से कम 2x 3x 5x की स्पीड से। ये लिखना नहीं है, बात बताने का तरीका बता रहा हूं मैं बस आपको। और इसको आपको बस जो जो जजमेंट्स आई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो जो केसेस आए हैं उसको लिख दो। मैं होता ज़्यादा मुझे तिकड़म करनी ही नहीं है यहाँ पर। 10 साल से पुरानी गाड़ी, क्योंकि मेरे पास एंडेवर गाड़ी थी, वो मैंने ग्वालियर भिजवा दी क्योंकि दिल्ली में बैन चल रहा था, तो मुझे ये चीज़ देखते ही क्लिक हो गई। और दूसरा, दिवाली आ रही है तो ग्रीन क्रैकर, पराली का धुआं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सरकारों को, राज्य की सरकारों को उनको अच्छे हार्वेस्टर्स ट्रॉलर्स वगैरह देने चाहिए, जिसकी वजह से किसान जो हों वो पराली का धुआं ना करें। कोई ऑल्टरनेटिव बेटर मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि वो सारा पॉल्यूशन अगर दिल्ली में जमता है 10-15 दिनों के लिए रहता है, हम बाहर भी निकलते हैं तो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर फिर रिपोर्ट्स आती हैं ऐसी, कहती हैं कि दिल्ली का आदमी अगर सांस भी ले रहा है हवा में तो वो 20 सिगरेट 12 सिगरेट 15 सिगरेट पीने के बराबर है। इस तरह की केस स्टडीज को यूज कर सकते हो। चैलेंज थोड़ा सा ये था इसके अंदर, दिमाग तो देखो, अगर कोई 1 साल 1.5 साल से 2 साल से मैक्सिमम तैयारी कर रहा है तो वो इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेगा, दैट्स माई पर्सनल गारंटी। थोड़ा सा चैलेंज ये था, पहले ही क्वेश्चन के अंदर अगर ये वाला सेट किसी को मिला था, मैं ओवरऑल बता रहा हूं आपको पिक्चर, अगर ये किसी को मिला था सेट, तो उसको पहले ही क्वेश्चन से प्रेशर में डाल दिया गया। प्रेशर क्यों? ये क्वेश्चन क्या सॉल्वेबल था, 110% सॉल्वेबल था आराम से। जब हम पूरा फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ये तो आराम से सॉल्वेबल था। प्रेशर में कैसे डाल दिया गया? बंदे को सोचने का टाइम कम मिला, पेन ज्यादा जल्दी चलाना था क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन था और 150 वर्ड्स में आंसर लिखना था, यानी कि इतनी सारी बातें कम शब्दों में जल्दी जल्दी करनी थी, जिसके लिए सिर्फ 2 ही पेजेस का स्कोप था। बस ये थोड़ा सा एक वो था। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन पटक कर कुछ नहीं करने की कोशिश करी, सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश करी है कि इतने सारे पॉइंट्स जो रिकॉल करोगे, क्या केस को रिकॉल कर पाओगे? क्या 2 पेजेस के अंदर फटाफट लिख पाओगे? क्या इस क्वेश्चन को 6.5 मिनट्स के अंदर एड्रेस कर सकते हो? मैक्सिमम 7 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो टाइम ही नहीं है। ये था बस थोड़ा सा चैलेंज, लेकिन क्या डुएबल था? जी हाँ, 110% डुएबल था। अगला क्वेश्चन, राइट ऑफ मूवमेंट and residents throughout the country of India are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. इतना इजी क्वेश्चन जब से हमने 6ठी क्लास से सिविक्स जैसी बुक को पकड़ा था, जिसका बड़े होकर नाम हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, तब से लेकर 12वीं क्लास तक पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक जो पॉलिटिकल साइंस है, राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द कंट्री, राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट, हमेशा हम लोग ये कहते हैं दे आर अवेलेबल टू सिटीजन बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। बस आपको इस वाली राइट को हाईलाइट करना था, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर का क्वेश्चन था, चाहो तो एक लाइन में स्कोप मेंशन कर सकते थे कि जब तक आर्टिकल 370 था तब तक ये राइट भी रिस्ट्रिक्टेड था, इसके हटने के बाद 2019 में थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अब ये सबको अवेलेबल हो गया। लेकिन आज भी ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ है कि कहीं सोचे कि इसके हटने की वजह से एब्सोल्यूट हो गया। तो मैं अगर होता तो मैक्सिमम 2 या 2.5 लाइन्स में इस बात का जिक्र भी कर देता कि ऐसा नहीं है कि लोग ये समझते हैं धारा 370 की वजह से ये राइट एब्सोल्यूट नहीं था। वो तो एक बंदिश थी, वो तो एक लिमिटेशन थी, लेकिन आज भी एब्सोल्यूट नहीं है। और एब्सोल्यूट तो कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो राइट टू फ्रीडम होता है उसके अंदर जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू फ्रीडम वाला, तो इसके अंदर जो फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो। इसके अंदर फिर आप एक और बात कर सकते हो, राइट टू मूवमेंट के अंदर ये नॉर्मली लगता रहता है, तो ये चीज़ें मेंशन करने से रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। जैसे जो धारा लगती है, आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा 144 लग जाती है, 3-4 लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते वरना उसको उत्पात माना जाएगा, ये भी लिख सकते हो। अक्सर हर जगह की समस्या होती है, हर जगह की, हर कलेक्टर हर कोई ये लगाता रहता है। यानी कि मैंने जैसा कि बताया था कि ऐसे के पेपर हैं जो धज्जियां उड़ाती, उसके बाद इतने इजी क्वेश्चन निकले हैं, 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन बने हैं,
लेकिन लोगों की साइकोलॉजी ऐसे 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 का पेपर हमारा ऐसा चला गया वो वैसे ही दौड़ाने की कोशिश करी है। यूपीएससी ने इस बार साफ तरीके से, हर साल खेलता है, कोई बात नई बात नहीं है, लेकिन आप पहली बार फाउंडेशन कोर्स में आए हो, किसी यूपीएससी की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो आपसे ये वाली बात करना इसलिए लाजमी है क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। यूपीएससी देखो क्या टेस्ट करने की कोशिश करता है भाई, ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता। यहाँ पर आपकी ये साइकोलॉजी की, जैसे मतलब मान लो कि ये वही वाली बात है कि मेरा कल इंटरव्यू है या परसों इंटरव्यू है और मेरी बंदी मुझे छोड़कर चली गई आज रात को, या मेरा बहुत कोई भयंकर कलेश हो गया, मेरा बहुत कोई बड़ा लॉस हो गया, क्या मैं बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर मेरे अंदर इतनी दम, इतना गूदा है कि मैं इस बात को होल्ड करके रखूं, पुरानी बातों को, मेमोरीज को, या फिर मैं आगे देखूं? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के सामने रोज रात को शाम को जो जन पंचायत लगती है, जिसमें कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का या आईपीएस ऑफिसर के सामने जो केस आते हैं, जन सुनवाई जो हर शाम को होती है कंपलसरी तौर पर 1 से 1.5 घंटा, या जितनी भी देर कलेक्टर और एक एसपी लेना चाहें, क्या आप अपने घर कलेश, ब्रेकअप या कोई भी ऐसे लॉस को दिमाग में रखकर जन सुनवाई में बैठे हो, या फिर आप प्रेजेंट मोमेंट को देख रहे हो कि जो हो गया वो बीत गया, रात गई बात गई, मैं आगे बढ़ूं? ऐसे के पेपर के बाद यूपीएससी ने यही खेलने की कोशिश करी है। मैंने बोला था अभी इसके बाद मैं पेपर 3 दिखाऊंगा, पेपर 4 को देखेंगे। ऑप्शनल अभी हुआ नहीं है, गैप मिल रखा है, ऑप्शनल का पेपर भी हो जान दो। मैंने जैसा कि बोला था पेपर इजी आएंगे। पेपर 3 में देखना यार, 9th क्लास की बायोलॉजी से क्वेश्चन निकले हुए हैं सेल्यूलोज के। सोचो जरा, लोग करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हैं, इंस्टीट्यूट के पीछे भाग रहे हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट के नोट्स में सेल्यूलोज है मुझे बता दो। देकर आ रहा है ना लोग उनको 1.5-3 लाख रुपए, बता दो मुझे जरा। यूपीएससी कह रहा है पैसे अगर ज़्यादा हैं तो उसको ट्रेडिंग पे लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, बिटकॉइन पे लगाओ, कोचिंगों में वेस्ट मत करो। सेल्फ स्टडी से बहुत प्यार तरीके से तैयारी करी जा सकती है। यू जस्ट नीड अ डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन, टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, यानी कि पावर जो है वो पंचायतों को देना। मैं अक्सर एक गमले का जिक्र करता हूं, अगर आपको याद हो आशिमा, गांधी जी का गमला, वो कहते थे पानी जो है ऊपर से मत डालो, यहां से डालो। आ गई वो वाली बात, देखो पिछले साल करवाया था आपको और कशिश को, दिवजोत को, अलंकृता को, आ गया नहीं वो वाली बात। मैंने बोला था ना यूपीएससी में क्वेश्चन पेंडिंग है, आएगा पक्का टाइम टू टाइम, क्योंकि आता रहे। ये देखो सामने आपके प्रूफ, देखो ये गमले वाली बात। टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट? और मैंने बताया था ना ये टर्म के ग्रास रूट लेवल पे वो बोलते थे महात्मा गांधी। आप चाहो तो यहाँ पर आपको फटाफट ये वाली बात क्लिक करी होगी आशमा, आप चाहो तो एम के गांधी से ही स्टार्ट कर लो कि वो ऐसा बोलते थे, उनका ये विजन था। पेपर 2 भी है, महात्मा गांधी फिट भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर करंट चीजें यहां पर लिख दो, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स लिख दो, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, काम खत्म। कहां से निकला है क्वेश्चन? 6th क्लास की सिविक्स प्रॉपर। अगर किसी को चाहिए कि आप तो एग्जैजरेट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी माँ की कसम 11th क्लास की एनसीईआरटी में तो पक्का ही वाली लाइन गिवन है, आप तो एग्जैजरेट नहीं कर रहा। आगे 4th, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये तो मान लो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास, 11वीं क्लास। 12वीं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 12वीं में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है, तो मुझे साफ तरीके से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। खुश नहीं करवाना चाहता, सिर्फ मैं रियलिटी बता रहा हूँ। रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लोग खुश होते जा रहे हैं इस क्वेश्चन को करते, लेकिन लोगों को यूपीएससी में पता है क्या बैठ के प्रेशर आता है? एक अलग कैटेगरी के बेवकूफ भी होते हैं। कितने इजी क्वेश्चन है जैसे ये, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि 12वीं क्लास की भी किसी एनसीईआरटी का लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन, वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द सेकंड टफेस्ट एग्जाम चाइना के बाद जो होता है, कलेक्टर बनाने के लिए, एक राजा बनाने के लिए, डीएम बनाने के लिए एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मतलब मेरे को 10, 20, 30, 40 नंबर आते हैं 250 में से, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। लेकिन उसमें पता है एक नई कैटेगरी के बेवकूफ कौन होते हैं? यार मैं इसमें क्या स्पेशल लिखूं यार, ये तो सभी कर देंगे अटेम्प्ट। तेरे को पता है सब कर देंगे अटेम्प्ट। अपने आप पे ना फोकस करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वो उल्लू का पट्टा या उल्लू की पट्टी सोच रहे होते हैं कि यार 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 ये वाला तो सभी कर देंगे अटेम्प्ट यार,
ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसने ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी होगी, जिसका पॉल साइंस ऑप्शनल होगा वो तो उसमें पता नहीं क्या ही लिख देगा। तो ऑब्वियसली बात है, आपको नॉर्मल तरीके से एड्रेस करना है। इसमें कोई यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी यार कॉलेज के टाइम पे 3 गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो क्या नंबर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा? क्या बात लिखोगे एक्स्ट्रा खोद कर? जो बुक्स नॉर्मल बताती है वही तो लिखोगे। सिंपल भाई आपको दे रखा है, एक स्ट्रैटेजी दे रखी है, सामने ही क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। आपको वाइस प्रेसिडेंट का रोल बताना है कि वो राज्यसभा मतलब कुछ भी नहीं ऐसे अंधाधुंधी, उन्होंने एक आपको बोल तो दिया कि 10 नंबर के हिसाब से सब कुछ मत बताओ, जो वो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वैसे उनका रोल बता दो। जीएस पेपर 2 में एक बात याद रखना, तुम पूरा पेपर अगर 20 के 20 क्वेश्चन भी अच्छे से लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और एक साल की करंट अफेयर मेन 365 को रट्टा मारकर अगर लिख भी आओगे ना, तब भी हो सकता है कि तुम्हें डबल डिजिट नंबर मिले, यानी कि 99 तक की नंबर मिले। और कुछ लोग होंगे वो 145, 150 प्लस, इवन 190 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं अंदर की, इसमें और इसमें जो 100 नंबर का ऑलमोस्ट जो फर्क है ना, पता है कितना कितना फर्क है, कितने शब्दों का, कि ये एक्स्ट्रा क्यों मिल गया इसको? मतलब तुम्हें 99, इसको 190 प्लस, पता है क्या किस बात का फर्क आ जाता है? सिर्फ 5 वर्ड्स जो तुमने पर क्वेश्चन लिखे नहीं, क्या होते हैं वो, ये राज जान लो। एक होता है जीएस पेपर 2 में हर पेपर की अलग डिमांड है। अगर यूपीएससी को पूछना होता तो वो सारा सिलेबस दे देता और एक ही पेपर रखवा लेता, उसी में सारे सब्जेक्ट्स पटक देता मिक्स करके। पेपर 1 और 2 को इसलिए सेपरेट कर रहा है यूपीएससी, यहां पर आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, फलाना फलाना जो भी आर्टिकल्स हैं वो लिखो कॉन्स्टिट्यूशन के। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स खुद से लिख कर आओ जहां स्कोप बनता है। आईआर में यूएन की अगर कोई ट्रीटीज या कोई कॉन्फ्रेंस याद है तो उसको जरूर लिख कर आओ। दूसरा, आईआर में एक चीज और कि मैप बनाकर आओ इंडिया और उस कंट्री के अगर रिश्तों के बारे में पूछ रखा है तो उस कंट्री के रिश्तों के बारे में, ये नहीं कि उस ऑर्गेनाइजेशन तो G4 में सारी G70 आ गए तो 70 कंट्रीज का मैप बनाने बैठ गया, वर्ल्ड मैप बना के रख दिया, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है, याद है तो ठीक है, वरना ये यूएन वाला अगर लिख कर आ जाओ या उस कंट्री और उस कंट्री के बीच में कुछ पास में ट्रीटी साइन हुई है वो लिख कर आ जाओ तो ये अच्छी चीज होती है। फिर इसके अंदर एक होता है गवर्नेंस, उसके अंदर वेलफेयर स्कीम्स वगैरह बहुत कुछ होती हैं। तो सरकार की जितनी भी योजना होती है, फलानी ढिकमा योजना, ये ढिकमा योजना, वो फलाना योजना, इसको मेंशन जरूर कर कराओ, भले ही उसका आपको बजट नहीं पता, कौन एलिजिबल है, कौन बेनिफिशरीज हैं, कितना पे मिलता है, क्या मिलता है, योजना का नाम। ये 5 वर्ड्स ऐड करके अलग अलग क्वेश्चन में जहां जहां इनका स्कोप हो, आप अपने नंबर 90 नंबर से सीधा बूस्ट कर कर 160 प्लस कर सकते हो। लोग अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रह जाते हैं, उनको पता नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं दिस इज अ गेम ऑफ सिंप्लिसिटी। जितना हाई फाई मटीरियल, हाई फाई कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके नोट्स और ये सब उठाओगे, कल में सफ़ेद हो जाएंगी लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला, मीन्स तो भूल ही जाओ। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुई है फ्रॉम स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कुछ नहीं करना है इसको, ये बॉडी बनी थी बहुत टाइम से, न्यूज़ में है, 2 जगह से कवर हो जाएगी, स्टैटिक से भी कवर हो जाएगी प्लस मेंस 365 से कवर हो जाएगी। मेंस 365 नहीं भी तो स्टैटिक से तो 100% हो ही जाएगी, मतलब मैं दोनों स्कोप बता रहा हूँ, मतलब यहाँ से भी हो जाएगी। इसके बारे में भी सब कुछ नहीं लिख कर आ जाना है, 150 वर्ड्स का है, 10 नंबर है, वो सब कुछ जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यूपीएससी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको जो एग्जामिनर से कहते हैं हम तो वही लिख कर आएंगे जो हमें पता है, तो एग्जामिनर कहता है तेरी गर्दन मेरे हाथ में है, लिख दे तू, उसके बाद मैं डिसाइड कर लूंगा कि तेरे को लबासना पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना। एक होता है कि एग्जामिनर कहता है देखो मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें नहीं चाहिए, मेरे सामने ज्ञान मत ठोक, मैंने तेरे को एक स्कोप दिया है, एक चैनल दिया है, सिर्फ उतने ही स्कोप में बात कर। एनसीबीसी के बारे में बताना है कि कैसे वो स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी, तो उसके रोल्स, पावर्स, फंक्शंस और मैंडेट कैसा चेंज हो गया।
तो बोल रहा कि एनसीबीसी में सिर्फ हमें ये 2 चीज़ें डालनी है, वरना हम तेरी बीसीएमसी कर देंगे। ये चीज़ है। इजी क्वेश्चन। क्या अभी तक ये 5 क्वेश्चन डुएबल थे? 200% डुएबल थे। उसके बाद द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी। डिस्कस। करंट अफेयर का क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट प्लस मेंस 365 प्लस यहां पर थोड़ी नॉलेज चाहिए थी, लेकिन जो जैसा कि मैं बताता हूं, एक फूड वेब और फूड चेन बनाकर जो तैयारी करता है जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 की कोऑर्डिनेशन चाहिए थी, बिकॉज यहां पर आपको पीपीपी मॉडल को डिस्कस करने की आवश्यकता थी। ये वाली बात लाजमी भी है कि ये डिस्कस आपको, आप सोचो जीएस पेपर 2 देने जा रहे हैं, यूपीएससी ये मानता है कि हमारे सामने ना माँ का दूध पीने वाले बच्चे वाली हरकतें मत करो कि अभी तक माँ का दूध ही पी रहे हो। तुम अगर मेंस लिखने बैठे हो तो गैप ही कितना है तुम्हारे, जीएस पेपर 1 2 3 4 सब कुछ तो मिक्स ही है। तो अगले दिन अगर जीएस पेपर 3 तो तुम्हें पीपीपी मॉडल नहीं आता क्या? ये यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है आपसे। तो यूपीएससी कहता है कि निप्पल वाला दूध पीना छोड़ दो और बड़े बन जाओ थोड़े से। उसके बाद राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, it remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability। यानी कि कुछ नहीं करना है, लोग सोचेंगे इस राइट के बारे में कुछ लिख दें, ये लिख दें। शॉर्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले तो जो पहला पेज है, जो पहला 2 पेज मिले हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 साइड ही मिली है। 2 पेज का मतलब ये नहीं होता 4 पेज, एक ये साइड है एक ये साइड होती है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट होता है बस। तो आप ये मान लो कि आपको 98% स्कोप मिलता है पेजेस का, क्योंकि ये 2-3 लाइनें तो यही खा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इतना खा जाएगा ये। इसका मतलब आप ऐसा मानो 95% स्कोप है बस आपके पास लिखने का। लेकिन ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बस आपको ये लिखना था कि इस तरीके का जो एक्ट आया, एक लैंडमार्क एक्ट था, इसके अंदर ये सारी प्रोविजंस करी गई हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोविजंस फुलफिल इसलिए नहीं हो पाई है, एक तो ब्यूरोक्रेट्स का, गवर्नमेंट फंक्शनरीज का लैक असाइडल एटीट्यूड है, यानी कि वो आज भी जो डिसेबिलिटी जो सेक्शंस हैं उनके लिए बहुत कम सिटीजन्स की सेंसिटाइजेशन नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में, आज मैं आपको पता होगा वो मैं बस रैम्स और पब्लिक रैम्स के बारे में बात बताता रहता हूँ एक बारी एथिक्स में, कि बस रोको तो सबको ये लगता है क्यों रोक रहे हो उसके लिए, बस हमारी गलती थोड़ी ना है, विकलांग है तो, है ना। किसी के अंधेपन का, बहरेपन का, दूल्हेपन का मजाक उड़ाना, एक ही है। दूसरा, अगर कोई डिसेबिलिटी से कोई पीड़ित है तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, पेंशन वगैरह के लिए पर्सन को फिर भी खुद एक्सेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। सरकार कोई डेटा ही कलेक्ट नहीं करती ऐसे किसी पर्सन का कि खुद जाकर हम पेंशन वगैरह उनके डॉक्यूमेंट्स घर घर जाकर बनवा दें। तो गवर्नमेंट फंक्शनरीज या फिर सिटीजन्स भी इसमें बात आएगी। हाँ लिखा तो है, ये तो है। तो सिटीजन्स जो हैं वो उनका, पहले आपको यहाँ पर एक छोटे से, अगले पेज में आप आओगे तो एक पैराग्राफ यहाँ पर गवर्नमेंट फंक्शनरीज का, एक सिटीजन्स का, लास्ट में कंक्लूजन कि ये भी सिटीजन है, डिसेबिलिटी से कोई भी पैदा हो सकता है, हम पैदा हो सकते हैं, हमारे बच्चे पैदा हो सकते हैं, हम नहीं हुए तो हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन हमें उनको ब्लेस्ड फील कराने की आवश्यकता है। फिर इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते थे, जिन माँ बापों को बुढ़ापे में उनकी औलाद घर से बाहर निकाल देती हैं, ऐसे आते रहते हैं बहुत सारे, ये यूट्यूब पे एड्स आते रहते हैं, आपने देखा होगा। उसके अलावा इसका स्कोप एक्सपेंड कर देना चाहिए, यहाँ पर मेंटल डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड करा जाना चाहिए, ये भी लिख सकते हो एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट रुकना, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम
थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, इज द प्रोग्रेसिव स्टेप, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रटा रटाया क्वेश्चन, जब से यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है 2013 से, काफ़ी बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, काफ़ी बार। डिट्टो डीबीटी के बारे में बहुत बार आ चुका है। पिछले 5-6 साल के इकोनॉमिक सर्वे भी इसको बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जो गवर्नेंस का मटेरियल जो स्टैटिक पोर्शन से कवर करते हैं, उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसके बारे में दे रखा होता है। कुछ नहीं करना है, डीबीटी के बेनिफिट्स और लिमिटेशन बताने हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और ऑप्टिमिस्टिक सी कंक्लूजन दे देंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, खातों में रकम जाएगी ताकि कोई ऐसा पर्सन जिसको जरूरत भी ना हो, उसके अकाउंट में पैसा जा रहा हो किसी गरीब इंसान का, उसने अपने आप को क्योंकि एनरोल करवा लिया हो, तो उनको आइडेंटिफाई करा जा सके। डबल ट्रिपल आधार कार्ड हो जिसके, जो इस स्टेट में भी बेनिफिशियरी हो, उस स्टेट में भी बेनिफिशियरी हो। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में बात लिख दो, फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में बात लिख दो, जो गरीबों को जो राशन मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा धांधलेबाजी होती थी, इसमें फिर आधार कार्ड प्लस डिजिटल सर्विसेज के बारे में लिख दो, हो गया आंसर खत्म। उसमें इतना सोचना क्या है, जो उल्लू लोग ये बैठ के सोचेंगे उधर कि यार ये तो सब लिख कर आ रहे हैं तो वो लिख कर, तो तुम सोचते रहो भाई, तुम्हारा मेंस का पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तुम इतने बड़े बकलोल हो कि बेटा तुम अगले साल भी बैठ के मेंस ही लिखोगे, और तुम अपने बच्चों को ये बताओगे मेंस तक तो जी पहुंचे थे एक बार यूपीएससी में, इतना कर पाए थे अचीव लाइफ में, क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि हम दूसरों से कंसर्न थे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या लिख रहे हैं। उसके बाद इंडिया एक एज ओल्ड फ्रेंड है श्रीलंका का। डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। श्रीलंका में बड़े सारे क्राइसिस चलते रहते हैं, रिसेंटली क्राइसिस ये लिख सकते हो, इंडिया का रोल क्या रहा है इसमें। पास के क्राइसिस भी लिख सकते हो, एक प्रेजेंट क्राइसिस भी लिख सकते हो, और एज ओल्ड फ्रेंड है श्रीलंका का। मैं अगर होता तो यहां पर एक में बात, जैसा कि मैंने कल डिस्कस करवाया था, एक तो जरूर लिख देता मैं, दोस्ती तब से है, बुद्धिज्म जब से यहां पर फैला था, किताबें गौतम बुद्धा जब यहां पर गए थे, दीपा वंसा एंड महावंसा, ये लाइन में पक्का लिख देता। क्यों? मैं क्योंकि साइकोलॉजी को समझता हूं ठंडे दिमाग से यूपीएससी की, कि सर हमें पता है, या मैम हमें पता है, जो भी आप हमारा पेपर चेक कर रहे हो, कि यूपीएससी में कोई गैप तो है नहीं किसी पेपर के अंदर। तो जीएस पेपर बन हो गया, इसका मतलब क्या मैं उसे भूल जाऊँ? उसकी नॉलेज भी ले आऊँगा मैं यहाँ पर। एज ओल्ड फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने तो मुझे हिंट दे दी कि मैं सबसे पुरानी बात कर लेता हूँ यहाँ पर, पेपर 1 की मैं बात करूँगा, आपको मैं और खुश कर दूंगा। और दीपा वंसा, महावंसा, गौतम बुद्धा जब आप एकदम से पढ़ोगे, जो कि बाकी स्टूडेंट नहीं लिख रखा है, तो आप रुक जाओगे। मेरे पेपर पे मैं आप जबरदस्ती आपकी नज़रें खींच रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन मेरा चेक करेगी ज़रा, आगे और भी मज़ा आने वाला है अभी इस क्वेश्चन में। ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल डूएबल, हर कोई लिख सकता है। अब आप सोच के देखो, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन अटेंड नहीं कर सकता बताओ जरा? हर कोई लिख सकता है। लेकिन अब मैं आपको, अगर मैं बताऊं जरा, अगर मैं आपको ये भी बोल दूं ना, जरा मुझे, मैं आपको बस 90 सेकंड्स दे रहा हूं और इतना ही टाइम होता है, जरा मुझे इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और मेन पॉइंट सोचकर बता दो, आप फ्रीज हो जाओगे। कोशिश कर लो चाहे भले, आप फ्रीज हो जाओगे। पता है क्यों? इस क्वेश्चन में ओवर नॉलेज है। 150 वर्ड्स में मैं कह रहा हूं आपको ऑर्गेनाइज करके दे दो मुझे जरा माइंड में, 90 सेकंड के अंदर नहीं कर पाओगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे अंकिता जैसे लोग पसंद आते हैं, और मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई जिसकी नोट मेकिंग इंटैक्ट है ना, उनके ये 90 सेकंड बचते बचते ना, लास्ट में उनके पास मेंस का पेपर कंप्लीट होने के बाद इतना टाइम हो जाता है कि वो एक उठाते हैं भाई काला पेन या ब्लू पेन, उसके बाद वो मेन चीजों को, मेन टर्म्स को करते हैं अंडरलाइन करना स्टार्ट, और ये उनको पर क्वेश्चन देता है हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा। 20 क्वेश्चन 10 नंबर एक्स्ट्रा, 4 पेपर 40 नंबर, 2 PSIR ऑप्शन, मतलब ऑप्शनल के 2 पेपर 60 नंबर। और ऐसे लोग अगर इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस में आ रहे होते हैं ना, ये उठकर लवासना पहुंच जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। सिर्फ ये वाली मेहनत ना जो होती है, ये यहां से इंडियन रेलवे एंड ट्रैफिक सर्विस से आईएएस बना देती है। इस एग्जाम के अंदर स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीजों को संभाल के चलना पड़ता है। जैसे ट्रेड लेते वक्त सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ट्रेड हम कौन से ले रहे हैं, जबरदस्ती तो नहीं घुस रहे, ट्रेड हमारे फेवर में है, ट्रेंड हमारे फेवर में है कि नहीं है, इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है, सेक्टर का सपोर्ट है कि नहीं है,
20, 50, 90 चीजों को देखते हुए एक ऐसी ट्रेड प्लान करनी पड़ती है जिसमें 500 से 600 रुपए निकल कर आते हैं। उसके लिए टाइम बिताना पड़ता है। ऐसे ये है कि 7.5 मिनट का क्वेश्चन लिखने के लिए 365 दिन की स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ता है। ये 90 सेकंड बचाने के लिए ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये इन्होंने जितनी इंक लगाई होती है ना अपने पन्नों पर, A4 शीट पर, ये इनको बहुत रिवॉर्ड देती है। आगे, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? क्यों आया ये क्वेश्चन? लगातार जब से मोदी 2016 के बाद से पाकिस्तान से चिड़े हुए हैं और सार्क समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसके बारे में मैंने आपको जो हमारा साउथ एशिया चैप्टर है, चैप्टर 5 इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक के अंदर 12वीं क्लास एनसीईआरटी, उसमें मैंने बताया था सार्क एक ठंडे बस्ते के अंदर चला गया है। उसके अंदर बिम्स्टेक का जिक्र नहीं था, लेकिन इसको पैरेलल माना जाता है। ये वाली बात करंट अफेयर में पिछले 3-3.5 साल से चल रही है कि इंडिया अब इस पे ध्यान देने लगा है, इस पे नहीं देता। ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। वॉट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू? कुछ नहीं करूंगा मैं, 4 पॉइंट लिख दूंगा यहां पर, 1 2 3 4। हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन? ये जो नया ऑर्गेनाइजेशन जो बना और इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या इससे इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रियलाइज हो सकते हैं? तो आपको ये कहना है कि पाकिस्तान सुधरता ही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें सारे मेंबर्स की कोलैबोरेशन चाहिए पड़ती है, लेकिन जब एक मेंबर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है तो बेटर है कि हम किसी और की तरफ शिफ्ट हो। और हमारे फॉरेन पॉलिसी के कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने थे। इस क्वेश्चन को अभी डील नहीं कर पाओगे, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा तो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। और प्लस इसमें एक्स्ट्रा एज PSIR वाले स्टूडेंट्स की थी, सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका ये 90 सेकंड ना सभी के, सिर्फ अंकिता जैसे बच्चों के नहीं कि जो नोट्स बना रहे हैं, उन सभी के 90 सेकंड से सेव हो जाते हैं। उसके बाद क्या अभी तक ये 10 क्वेश्चन डुएबल थे जो 10-10 नंबर के थे? 15 नंबर के क्वेश्चन आना शुरू हुए? जी हाँ, ये 100 नंबर पूरे हमारे हाथ में थे, जिसके पास हमारे पास भर भर के कंटेंट, और कंटेंट भी कोई खोद कर इंटरनेट से निकाल कर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ऑर्गेनाइज वे में अगर हमारे पास कंटेंट था, अगर हम कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइज वे में, अगर हमारे पास उनके नोट्स रेडी हैं, दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन रेडी है, आंसर राइटिंग भी कुछ बहुत खास करने की इन 10 क्वेश्चन के अंदर जरूरत नहीं थी। तो इसमें हमारा रिवॉर्ड जो अभी निकल कर आया हाफ पेपर के अंदर 100 आउट ऑफ 100% निकल कर आया। बाकी 10 क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर के, जिसमें अब हमारे पास 250 वर्ड्स हैं। शीट का स्कोप है 3, 1 2 और 3 साइड है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, यानी कि 97% हमारे पास पेज है बचा हुआ, जिस पे हम अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा पार्ट आपका प्रिंटेड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द MP और विधायक अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कोर लक्ष्मीकांत से निकला हुआ है कि प्रोसीजर क्या होंगे टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स। What are the grounds on which election of any returned candidates may be declared null and void? Again, Lakshmikant का basic. What remedy is available to the aggrieved party against the decision? कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता, कौन से एक्ट का इस्तेमाल कर सकता है, रेफर टू द केस लॉ, ऐसे कौन कौन से केस लॉज आए थे। डिफेक्शन के बारे में हो सकता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो भी मतलब ऐसा बाहर जा सकता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन क्योंकि पास में आ चुके हैं, तो हमेशा से मैं एक चीज़ यूज़ करता आया हूँ, यशप्रीत आशमा आप दोनों को पक्का पता होगा, आया राम गया राम, याद है? कहां से निकला यह क्वेश्चन? 12वीं क्लास की पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेते हुए हिंड प्लस लक्ष्मीकांत, मोर देन इनफ। करंट अफेयर नीडेड है? नॉट एट ऑल, स्कोप ही नहीं है। तब तक तो जब करंट अफेयर को कुछ ठूसने जाएंगे तब तक तो आंसर ही खत्म हो जाएगा, शीट ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन निकला, गवर्नर का भी क्वेश्चन आया। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट बार बार, मैं प्रणब मुखर्जी की बात आपको बताता रहता था, वो बार बार ऑर्डिनेंसेस वगैरह जो है एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री टूल की तरह सरकार यूज करती है।
तो प्रेसिडेंट ने मना, मतलब ये प्रणब मुखर्जी ने मना कर दिया था। वो कांग्रेस से थे वैसा कि, लेकिन उनकी जब वो प्रेसिडेंट के पद पर आए काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने दायित्व को संभाला था और मोदी को साफ मना कर दिया था। 5 बार करवा चुके हो, कोई एक एक्ट था, कोई एक डिसीजन था, मैं बताऊंगा, अब नहीं करूंगा मैं इसको अगर ये दोबारा मेरे पास आया। तुम्हारे जो 3 सेशंस होते हैं, समर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, वहां से जाके पास कराओ ना। यूपीएससी प्रेसिडेंट और ऑर्डिनेंस को कनेक्ट कर करके पिछले 9 से 11 साल में थक चुका था क्वेश्चन पूछ पूछ कर, इसलिए इस बारी उसने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की पूछ ली। कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। लक्ष्मीकांत जब मैं पढ़ाता ही हूं ना, जब मैं आगे, तो मैं चैप्टर ऐसे ही करता रहता हूं। पार्लियामेंट के साथ साथ जब एक टॉपिक, एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो मैं स्टेट लेजिस्लेचर को उठाता हूं। जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाता हूं तो मैं गवर्नर का एक एक पैराग्राफ कनेक्ट करते हुए पढ़ाता हूं। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाता हूं तो मैं हाई कोर्ट पढ़ाता हूं, सिर्फ इस वजह से। तो ये कोई कंटेंट क्या रियल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हर एक क्वेश्चन को बंदा अच्छे से अटेंड कर सकता था जिसने इसके पैरेलल नोट्स बनाए हो। पैरेलल इन द सेंस कि इनके नोट्स साथ में बनते हैं इन 6 चीजों के। पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और फिर वो लास्ट के जो चैप्टर रहते हैं जैसे यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस जो लास्ट में रहते हैं लक्ष्मीकांत के एंड में, एक वो वाले चैप्टर। डुएबल था, 110% डुएबल। उसके बाद वाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, वही चाहती हैं कि नेशनल पार्टीज हैं क्योंकि, तो वही चाहती हैं नेशनल लेवल से पावर जो है वो सर्कुलेट हो। रीजनल पार्टीज आर इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, कि राज्य के पास ज़्यादा पावर हो। लिस्ट सिस्टम का स्कोप जो होगा वो कोई पर्सन लिखेगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो प्राप्त कर सकता है, सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ एक पीएसआईआर वाला स्टूडेंट ही कर सकता है। कितनी भी जीएस पढ़ लो, कुछ भी कर लो, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लो, जितने मार्क्स इसमें एक पीएसआईआर स्टूडेंट को मिलेंगे उतने किसी को भी नहीं मिल सकते। क्यों? पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम पूरा हमारे टॉपिक है, इसके बारे में जीएस में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़कर इस क्वेश्चन को लिखने की झलक मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन का कंटेंट नहीं मिल सकता। वो सिर्फ हमें ही मिल सकता है, पीएसआईआर वालों को, और किसी को भी नहीं मिल सकता। इसलिए ईशा मैंने आपसे डिबेट ही नहीं करी। जब आपने मुझे पूछा कि फीस कितनी डलवानी है, तो मैंने आपसे बोला था पीएसआईआर को इंक्लूड करके डलवाओ, क्योंकि आपका ऑप्शन मैंने डिसाइड करा है पीएसआईआर, इसलिए मैंने आपसे पहले बोल दिया था। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। ये वाले क्वेश्चन से जिसकी सर्विस नीचे गिरेगी ना, अगर वो अच्छा भला आईएएस बन रहा था तो आईपीएस या आईआरएस में खिसकना, आईआरएस बन रहा था तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में या इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में खिसकना। ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर अगर किसी का बेड़ा गर्क करवाएंगे तो वो इंस्टीट्यूट्स करवाएंगे। क्यों? हमेशा इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि जैसे पता नहीं यूपीएससी का पेपर है, एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म हो, कि ट्रेंड पे खेलो, ट्रेंड पे जाओ। यूपीएससी में सबसे बड़ी बात है, देयर इज नो ट्रेंड। यूपीएससी मेंस में अपने पूरे प्रॉपर स्ट्रिक्ट सिलेबस से बंधा रहता है। अगर इतना इंस्टीट्यूट चिल्लाते रहते हैं ट्रेंड 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 ट्रेंड, तुम तो इतने सारे क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, तो सारे के सारे मैच करवा दिया करो ना फिर 20 में से 20 क्वेश्चन के लाइन टू लाइन। तुम ये क्यों कहते हो साउंड सिमिलर तरीके का क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में था, एग्जैक्टली उठाओ ना, सिमिलर से क्या होता है। और प्रीलिम्स में तो तुम्हारी औकात ही इतनी नहीं रही, जब यूपीएससी की कट ऑफ जा रही है, 50 क्वेश्चन भी यूपीएससी करने को नहीं बोल रहा, यानी कि डबल डिजिट की उसकी कट ऑफ जा रही है, इतनी कम 48-49 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जा रहा है। तो तुम तो 35 टेस्ट सीरीज, उसके भी 3 सेट्स, फिर एक ओपन टेस्ट रखते हो, फिर इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम करते हो, 35,000 क्वेश्चन होते हैं सारे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स के मिलाकर। मतलब तुम 100 क्वेश्चन नहीं फंसा सकते जो यूपीएससी पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स को चूचू बनाना छोड़ दो। यहां पर क्या है कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि क्या कहते हैं उसके मार्क्स आएंगे बच्चे के। कोई भी इंस्टीट्यूट चैलेंज है मेरा, मेंस का एक टॉपिक होता है
कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद डेट ऑफ अदर कंट्रीज। अगर ये कोई भी इंस्टीट्यूट करवाता हो ना, अगर ये टॉपिक क्लास के अंदर, जितने उस इंस्टीट्यूट में पैसे लगाते हो ना, मुझे बता देना जरा। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ये टॉपिक करवाता हो, अगर बैठ के स्पेशली लाइव बता देता हूँ क्लास के अंदर। अशप्रीत बैठी हुई है। अशप्रीत, मैं नहीं जानता आपके इंस्टीट्यूट के अंदर करवाया, ये टॉपिक आपने सुना भी नहीं होगा। आपकी कोचिंग खत्म होने को आ रही है दिसंबर में, है ना। ये एक एक चीज़ है, क्योंकि यहां पर पता है क्या करना पड़ता है इस टॉपिक के अंदर। पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जो बी आर अम्बेडकर ने जो एक्सरसाइज करी थी कि 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन साथ रखकर, हालांकि इतना डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं होता, मेन मेन अथॉरिटीज का कंपेरिजन हमें करना होता है। किसके बारे में पूछ रहा है भाई? हेड ऑफ द स्टेट के बारे में पूछ रहा है, राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन लोगों को पढ़ा ही नहीं जाता कि फ्रांस के अंदर कौन सा राष्ट्रपति का चुनाव और वो सब प्रक्रिया कैसे होती है। ये हमारे पास इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 78 टू 85 पेजेस का है। पूरा इंडियन, जब लक्ष्मीकांत, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ, पूरी लक्ष्मीकांत जब कंप्लीट हो जाएगी, पूरी लक्ष्मीकांत, उसके बाद हम इन 78 पेजेस को उठाएंगे। उसमें से हम पेजेस को फाड़ फाड़ के अलग अलग करके देखेंगे। कैसे? हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज का सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, इनके प्रोसीजर मैच करते हैं, किस किस के नहीं करते हैं। बस हमारे पास 2 लिस्ट हो जाएगी। 70 डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के हम बांट देंगे 35-35 पेजों के अंदर। ये सिमिलर वाले हैं, ये डिसिमिलर वाले हैं। याद प्रीलिम्स के लिए नहीं रखना है, या तो मेंस के लिए रखना है। तो अगर कंपैरिजन आएगा तो कंपैरिजन इसका और इसका करेंगे, सिमिलरिटीज आएगी तो इस बॉक्स में से और इस बॉक्स में से उठाएंगे। खत्म हो जाता है वो डॉक्यूमेंट बस 3 दिन के अंदर। उसके बाद तो मैं अपनी सोच रहा हूँ फीस बढ़ा दूँ मैं अपनी ज़रा इस पेपर के बाद। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आज से नहीं, 90s के ज़माने में जो पेपर बनते थे ना, इस लेवल के क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन के ऊपर यूपीएससी पूछता हुआ है। बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन था ये। नो करंट अफेयर नीडेड, ओनली स्टैटिक सब्जेक्ट की नॉलेज नीडेड, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली बात है आर्टिकल्स, जैसा कि मैंने ऊपर 5 चीज़ें आपको बता दी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्लस इलेक्शन कमीशन को जोड़कर आंसर लिखना था बस। अब देख रहे हो यूपीएससी ने करा क्या। जिन क्वेश्चंस में हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, तो वहां दिया है 10 नंबर का 150 वर्ड्स का स्कोप। कितना कितना कंटेंट है इसके अंदर हमारे पास। आर्टिकल 73, 74, ये वाइस प्रेसिडेंट, पूरा एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत का। मतलब लक्ष्मीकांत के चैप्टर को काइंड ऑफ हमें 150 शब्दों में लिखना है। एक बात बताने का बस तरीका है। एनसीबीसी 150 वर्ड्सों में लिखना है, शब्दों में लिखना है। और नीचे देखो, ये जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन का लिंक ही तो बताना है, एक पेज भी सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पर 250 वर्ड्स प्लस 15 नंबर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, एक बात याद रख लेना, कि 3 पेजेस दे हो तो मैं तो तीनों ही भरकर आऊँगा या भरकर ही आऊँगी। ये सुसाइडल चीज़ होती है। मेरे को जब पर क्वेश्चन अपने मार्क्स बचाने होते हैं ना, मैं बादल स्ट्रैटेजी का यूज़ करता हूँ। मैं इसको बादल स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। क्लाउड बना बना कर ना, मैं ऐसे ऐसे कर जहाँ जहाँ स्कोप होता है मैं ऐसे ऐसे कर दिखा जाता हूँ। कोई बॉक्स बना बना कर, कोई पर्सन को बारे में कुछ मतलब जैसे कुछ बता रहा हूँ मैं एथिक्स के अंदर, तो मैं ये इसकी साइकोलॉजी, इसका एटीट्यूड, ये इसका बिहेवियर, ये ऐसा, मैं ऐसे कुछ भी बनाकर दिखा जाता हूँ जल्दी जल्दी, जब मेरे पास टाइम कम होता है। चाहे मैं किसी का भी मेंस अगर लिख रहा हूँ, चाहे मैं एमपी का, यूपीएससी का, उत्तर प्रदेश का, किसी का भी, या टेस्ट सीरीज। उसके बाद बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम्स, इंडिया नीड्स डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जहां पर इन्होंने करा क्या है, जीएस पेपर 2 में इस प्रकार के इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को इन्होंने गवर्नेंस के साथ लिंक कर दिया है। और ये शुरू में ही शब्द देकर कि मेंस के डायरेक्टली सिलेबस से उठाया गया वेलफेयर स्कीम्स। डोंट वरी, हमारे पास 40+ पेजेस का एक मटेरियल होता है वेलफेयर स्कीम्स का। ये क्वेश्चन आराम से डील इसलिए हो जाएगा, ठंडे दिमाग से बिल्कुल चल रहा हो। पता है क्यों?
वेलफेयर स्कीम्स दोस्तों किसके लिए बनती हैं? इन्हीं के लिए तो बनती हैं, इन्हीं के लिए तो बनती हैं, इन्हीं के लिए तो बनती हैं। तो ये 40 पेज जो डॉक्यूमेंट है 40 पेजेस का, इसमें सिर्फ इन्हीं की बात होती है। तो हमारे पास क्या इसके पीछे इसके ऊपर कंटेंट अवेलेबल था? जी हाँ, पूरा अवेलेबल था। लेट द मेंस पर्सपेक्टिव कम, तब हम देखेंगे इसको, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत प्यार से अटेंड कर पाओगे। उसके बाद, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी फॉर डेवलपमेंट, अगर हम किसी डोनर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर डेवलपमेंट, इट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूं अपनी संस्था को ग्रो करने के लिए, तो अभी तक जो जनता का या फिर जो पार्टिसिपेंट्स थे मेरी संस्था के अंदर, क्या उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? यानी कि अब जो मुझे पैसे दे रहा है, रूल तो यही कहता है ना कि पैसे जिसने दे दिए तो वो जिसने लिए होते हैं वो दबता है वो इंसान। अब डोनर एजेंसीज मतलब कुछ ना कुछ तो अपने हिसाब से भी करवाएंगे कि थोड़ा सा ये भी प्रमोट कर दो, वो भी प्रमोट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जैसे कि हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर पढ़ रहे थे कि जब IMF वर्ल्ड बैंक ने हमें पैसा दिया, दरवाजे खुलवा दिए इकोनॉमी के, जबकि इंडिया नहीं खोलना चाहता था। LPG रिफॉर्म्स ले आए। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है। डू यू एग्री, सबसे पहली बात तो ये कीवर्ड डू यू एग्री, हमें इसमें फ्री तरीके से आंसर देना है कि अगर हम डोनर एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर पूरी कंट्री की बात हो रही है, तो क्या वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस को रिड्यूस करता है? तो इसका आंसर आप पहले लिखोगे कि हाँ, कुछ कुछ एरियाज में जो है वो कभी कभार रिड्यूस होती है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन आप मेजर पार्ट इसका लिखोगे नहीं जी ऐसा नहीं हुआ, और आप इसकी रेलिवेंट केस स्टडीज और एग्जांपल्स के तौर पे प्रेजेंट करोगे। वो वाला एक बारी मैं आपको कंटेंट पहले पढ़ाऊंगा, उन क्लासेस पे हम लोग लेकर चलेंगे। यानी कि ये जितने क्वेश्चंस आप ऊपर देख रहे हो जिसके बारे में मैं आपको कंटेंट डिस्कस नहीं कर पा रहा, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाद में कराऊंगा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ जब पूरी लक्ष्मीकांत कोई कर लेता है तो गवर्नेंस का पार्ट होता है। और गवर्नेंस को इंडिया में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट टच नहीं करवाता है। तुम बाजार में देख लेना, गवर्नेंस की बुक ही नहीं होती है, और तुम ये सोच रहे हो कि एम लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक भी आती है, उससे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फंस सकता। गवर्नेंस का मटेरियल ही नहीं पता होता लोगों को। अगर मैं बोल दूं ना कि डिफाइन गवर्नेंस, तो लोग अभी भी लक्ष्मीकांत की तरफ भागेंगे, एनसीईआरटी की तरफ। गवर्नेंस एक अलग ही सब्जेक्ट है, टॉपिक होता है। जिस प्रकार से डीएम की बुक नहीं होती डिजास्टर मैनेजमेंट की, सीबीएसई की वैसे एक बुक आती है जैसे एनसीईआरटी की होती है वैसे सीबीएसई की आती है, लेकिन इससे सफिशिएंट नहीं है कि मीन्स का वो लिख सकते हो। सिर्फ डेफिनेशन मिल जाएंगी, और वो भी सारे डिजास्टर्स की नहीं मिलेंगी, कुछ कुछ डिजास्टर्स की मिलती हैं। एनडीएमए की सारे डिजास्टर्स की गाइडलाइन नहीं मिलती इसके अंदर। तो ये मटेरियल जो होता है ये करना पड़ता है। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता था कि GS पेपर 2 इज ऑल अबाउट पॉलिटी प्लस IR प्लस गवर्नेंस। उसके बाद राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2000 घिसा पिटा क्वेश्चन यूपीएससी का पिछले 20-25 साल का। इट रिमेन्स इन एडिक्वेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव में, यानी कि मैं 20-25 साल कैसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत, अब आप देखो ना इसको, ये कन्वेंशनल, मतलब इस क्वेश्चन को नहीं बोल रहा हूँ, इस प्रकार के कन्वेंशनल क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने कितने पूछे? इलेक्शन कमीशन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। यानी कि ये जो 25-25 30 साल पुराने जो यूपीएससी के पेपर होते थे उस तरीके से क्वेश्चन पूछता था ये। यानी कि यूपीएससी ने करा क्या है? यूपीएससी ने ये करा है, ऐसे पेपर का प्रेशर डालकर बाकी सबको इजी बना दिया। और इसको भी अगर और मैक्रो लेवल पे देखना चाहते हो, प्रीलिम्स का दरवाजा रोककर एक जैसे कुत्ते के आगे एक शीशा लगा दिया हो कि देख तेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, अगर देख अगर तेरे को मेंस लिखने का मौका मिला होता तो देख तेरे को कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते, कितनी इजी इजी इस साल। तो बंदा इन क्वेश्चंस को देखकर लाल टपका रहा अपनी कुत्तों की तरह या कुत्तियों की तरह कि यार काश यार एक बार अगर प्रीलिम्स में मेहनत कर ली होती तो यार मेंस में कितनी इजी होता है, इस बार तो पक्का यार लवासन चले ही जाते। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे मैं आपको मेंस के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़वा रहा हूँ, जैसे सोसाइटी पढ़वा रहा हूँ वो पढ़वा रहा हूँ मैं, लेकिन इसलिए कहता हूँ मैं क्यों नहीं करवा रहा मेंस के ये सारी चीज़ें, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह वो करके। जब यही नहीं निकलेगा तो घंटा मेंस लिख पाओगे? मेंस में कहाँ दिख रहा है तुम्हें करंट अफेयर? पेपर 1 के अंदर इसमें कहाँ करंट अफेयर दिख रहे हैं? कहाँ कुछ दिख रहा है? बताओ क्या गेम है? बताओ, ये स्टैटिक की तो गेम है। सिलेबस से डायरेक्ट उठकर, पहली बात है सिलेबस ही याद नहीं होता किसी को,
सिलेबस के पॉइंट से जो एक एक पॉइंट कॉमा कॉमा लगा कर दे रखे होते हैं ना, अगर यहाँ पर लिखा रखा है वेलफेयर स्कीम, उससे निकल निकल कर एक क्वेश्चन आए हैं। मैं मेंस को बहुत कम टच इसलिए करवाता हूँ, अभी तक क्लासेस स्टार्ट हुई है, मैं मानता हूँ कि सोसाइटी थोड़ा सा पीएसआई और वो उसके परस्पेक्टिव से मैंने मेंस को 1% 5% भी टच नहीं करवाया है। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ भैया जो मुझे पैसे दे रहा है, फीस दे रहा है, वो पहले इसके लिए निकालने के लिए आए। जब ये एक बार ही निकलेगा तो उससे कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हो जाता है। कॉन्फिडेंस क्या, मैं तो तुम्हें पैसों की गारंटी भी दिलवा रहा हूँ। कैसे? जब तुम ये क्लियर करते हो ना, फिर तुम्हें लग गया कि नहीं यार, हमने ना यार सर के पास कोचिंग वोचिंग कर ली थी, अब हमें थोड़ा इनफ आइडिया लग चुका है 1-1.5 साल का, अब हम सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, अब हमें थोड़ा थोड़ा हम हेल्प लेते रहेंगे, इनका नंबर है हमारे पास, अब हम थोड़ा सा खुद का अर्न करते हैं। कुछ मत करो जब तक तुम अपनी तैयारी कर रहे हो, तब तक तुम विजन में या इनसाइड में या बाजीराम कहीं पर भी जाके प्लिम्स की टेस्ट सीरीज बनाने के लिए लग जाओ। 30 से 40 हज़ार रुपये वहाँ से मिल जाते हैं तुम्हें सिर्फ करने के काम। चाहे तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो, चाहे वहाँ जाके कर लो काम। इससे तुम्हारी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो और प्रिम्स निकालने के बाद वो ऐसी जॉब दे देते हैं। मेंस जब निकलता है तो 60 से 80 हज़ार रुपये तक की नौकरी लग जाती है। इंटरव्यू निकलता है तो फैकल्टी बनने का मौका मिल जाता है, जिसकी सैलरी फ्लक्चुएट करती है 10 लाख to 20 लाख पर मंथ। तो ये भी है, यूपीएससी तैयारी करने से पैसा भी बनता है। मैं आईएएस हूँ क्या? मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आईएएस जितनी सैलरी जरूर निकाल रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही निकाल रहा हूँ बल्कि मैं उससे, ऊपर वाली की कृपा से और सरस्वती माँ की कृपा से, क्योंकि उनका दूसरा रूप लक्ष्मी है। मैं तो इस परस्पेक्टिव से देखता हूँ। तो प्रेशर वाली तो कोई बात ही नहीं है। एक बार अच्छे से बंदा तैयारी कर ले तो हर चीज़ का एक मिल तो रहा है बैकअप प्लान। दिक्कत क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling। यानी कि ये एक्ट आने के बाद भी ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चे एजुकेशन से सेंसिटाइज नहीं है, उनको किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं दिया जाता। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन में ज़रूर लिख देता है इसके बारे में कि जब मैं प्रॉब्लम बता रहा होता इंसेंटिव कैसे, मैं यहां पर ज़रूर मेंशन करता गर्ल्स पीरियड्स प्लस वॉशरूम प्लस रूरल एरियाज प्लस लॉन्ग डिस्टेंस एंड प्लस नो कैमरास इन स्कूल। इसको जरूर लिखता मैं। यही तो इंसेंटिव है लड़कियों के लिए। बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट हैं इस वजह से। हिंदू में बहुत आर्टिकल आते हैं, और इसमें तो हिंदू और उसकी तो नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। इसमें यह बैठ के सोचना है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं गवर्नेंस वाले, जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बनने की जिनके अंदर भावना है ना, अपने आप ही ऐसे आइडिया आते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए, मैं बच्चों में ना, एक तो देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस देश के लौंडे करें कुछ भी करें क्या ना करें, वो मर जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब है लड़कियों से, ठीक है? लड़के बने ना बने, लड़कियों को जरूर बनाना चाहता हूँ मैं आईएएस। यहाँ पर इसलिए मेरा ध्यान हमेशा ना लड़कियों की तरफ जाता है जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ या कुछ भी करता हूँ। तो यहाँ पर इंसेंटिव बेस्ड जो सिस्टम है, अब ये वाली बात मैं अगर लिख कर आ जाऊँ इंट्रोडक्शन में, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, सब कुछ तो करा, लेकिन मैं लेकर आ जाऊँ कि लड़कियों के पीरियड्स के लिए, उनके वॉशरूम के लिए, रूरल जो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर आते हैं, और स्कूल में कल को कोई अनहोनी घटना हो जाए तो उसके कैमरा वगैरह लगाने के लिए कुछ नहीं करा। इस एक्ट में ये कंपल्सरी करने की बात नहीं करी गई। तो मैं यहां पर ये लिखता कि कंपल्सरी एजुकेशन में सर जी बहुत सारी कंपल्सरी चीजें होती हैं, और पेपर है यूपीएससी का इतना बड़ा, इसका रिस्पेक्टफुल पेपर है, वरना मैं तो ये लिख दूं कि लोंडो की तो कंपल्सरी एजुकेशन रोक ही दो। उनको तो एग्जाम में बैठने ही मत दो, उनको तो बोलो आधा अटेम्प्ट है तुम्हारे पास। I to U2, ठीक है? अब आज में आई लव यू, मी लव, मतलब मी टू ऑल्सो, ये नहीं है कॉन्फ्रेंस से, ठीक है? वरना खुश हो जाओ। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, इंडिया, इसराइल, I to U2, UAE और USA। ये ग्रुपिंग करंट अफेयर में था, मेन 365 से या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट से आराम से कवर हो सकता था, और हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे कहते हो कि सर बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकते हैं जो मेन 365 में ना हो एक साल में, तो हम क्या करें? तो मेरा उनके लिए जवाब होता है,
जो मेरे साथ PSI ऑप्शनल में है ना, तो आप ये ग्रुप को ना, ये जो ग्रुपिंग जितने भी हैं या UN की संस्थाएं हैं कुछ भी हैं, आप इनको बच्चों वाला समझो। जो हमारे नोट से बाहर होगा ना, उसको क्वेश्चन को ऐसे ही काट देना। अगर यहाँ पर मैकब्राइड कमीशन होता 2016 की तरह, या फिर एलिलोपैथी या कुछ होता GS पेपर 3 में 2016 की तरह, आप खुशी खुशी इस क्वेश्चन को मूव करके आगे निकल जाओ। और आप ये सोचो कि मेरे पास ना 8:30 से 9 मिनट बच गए हैं, इसमें अगेन मैंने वो करना है कि काला या ब्लू पेन उठाकर शब्दों को, इंपॉर्टेंट शब्दों को हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट वो करना है। क्यों? ये नंबर तो कोई कुछ लिखेगा तब भी नहीं ले पाएगा वो साला नंबर। हम लेकिन पर क्वेश्चन आधा आधा नंबर की सजावट करने से शादी का कार्ड बनाने से ले जाएंगे कि पेपर ऐसा दिखे कि जैसे मेरी शादी का कार्ड हो। लास्ट क्वेश्चन, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। मैंने आपको जब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक करवाई थी, इन्वायरमेंट चैप्टर करवाया था, उसके अंदर मैंने रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में आपको मैंने एक ब्रीफ जिस्ट दी थी। यूपीएससी ने इस बारी अपनी मर्यादा तोड़ने की कोशिश करी है कि बड़ी सारी चीज़ें GS पेपर 3 में जो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से रिलेट करती थी, वो इसने IR, गवर्नेंस, पॉलिटी, वेलफेयर स्कीम्स, इनके परस्पेक्टिव से GS 2 पे लाकर पूछी है। यानी कि जिस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने आप को बोलूँ पर्सनली कि जो मेरी स्ट्रेटजी चलती है, कि जो मैं खुद कनेक्ट करता हूँ, करवाता हूँ बच्चों को, मतलब मैं अपने यहाँ पर किसी कोर्स के बारे में या फिर ये पढ़ाने की टेक्निक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना तारीफ कर रहा हूँ, कि जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मैं इस GS पेपर 1 के इस पॉइंट को इस GS पेपर 4 पॉइंट से कवर करता हूँ, इसको मैं PSIR से कवर करता हूँ, सिलेबस के एक एक वर्ड को, जो जिसमें मुझे 2.5 से 3 महीने लगते ही लगते हैं। यानी कि वो इस पेपर के अंदर मैंने देख लिया कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, वो बहुत बड़ा होने वाला है। वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिन जिन मेरे फ्रेंड्स ने पेपर लिखे हैं वो बोल रहे हैं दीपांक इट अपीयर्स टू बी इजी बट इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट पेपर। और मेरे दिल में तितलियां दौड़ जाती हैं ये सुनकर। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रख। और मन के अंदर आता है भाई नहीं होगा तेरा। इनसाइट्स देखते हैं इससे क्या निकले। स्टैटिक इज द किंग। करंट अफेयर के सिर्फ 2 क्वेश्चन आ जाने से, गति शक्ति और एक गति शक्ति था मेरे ख्याल से, इसको मैं ऐसा बोलूंगा, एक या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाने से, अगेन मेरी बात वही आकर अटकती है, करंट अफेयर के पीछे भागना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि इस तरीके का पेपर लोगों को ये दिखाता है कि लोगों का स्टैटिक पेपर नहीं है। पॉलिटी का मतलब आज भी लोगों के लिए M लक्ष्मीकांत ही है। गवर्नेंस क्या होता है जी, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, सिर्फ नाम सुना है, सिलेबस के अंदर दिखता है, कोचिंग खत्म हो गई, लेकिन आप जब बोल रहे हो तब समझ में आया गवर्नेंस भी कोई चीज़ होती है। इसके बारे में तो कंटेंट है ही नहीं हमारे पास। और गवर्नेंस का मैं तुम्हें एक बात बताऊं तुम लोगों को, जब अंकिता जैसे लोग अगर उसके नोट्स बनाने बैठेंगे, बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, कसम से 500 to 900 पेजेस के नोट्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस के। काम कहाँ का आता है गवर्नेंस? GS पेपर 4 जो होता है ना, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसका 60% पार्ट होता है गवर्नेंस के ये वाले नोट्स। ऐसे का कभी कभार पूरा टॉपिक फंस सकता है इससे। GS पेपर 1 के अंदर सोसाइटी में हेल्प करेगा, और यहां पर वेलफेयर स्कीम्स वगैरह पेपर 2 में तो करेगा ही, ऑब्वियसली बात उसके लिए बना रहे हैं। PSIR के अंदर भी हेल्प कर देगा। तो ये कॉमन नोट्स हैं इतनी सारी चीजों को टैकल करने के लिए। 500 से 900 पेज के, लगभग 1000 पेज के नोट्स बनते हैं। हाँ, तो इनसाइट्स हम निकाल रहे थे। स्टैटिक इज द किंग। करंट अफेयर जो फोकस कर रहा है, जिसने ओवर करा फोकस, उसको अभी 2 मेन सॉल्व लिखने पड़ेंगे इस पेपर के बाद, यानी कि उसका इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला, 2 अटेम्प्ट लग जाएंगे उसको। और आंसर राइटिंग से ज़्यादा यहाँ पर इस बारी
क्विक रिकॉल की आवश्यकता थी। ये पेपर बिना नोट मेकिंग के नहीं हो सकता था इस बारी टाइम पे कंप्लीट। क्लॉक वॉज रनिंग वेरी फास्ट, नहीं हो सकता था बिना नोट मेकिंग के कंप्लीट। और दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए था। सिर्फ ये पेपर एक मेडिटेटिव माइंड से ही निकल सकता था, यानी कि काल्म माइंड से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।